नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम 13.2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए 13.2 में आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ने, पहला क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से निकल के आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। अब देखिए पहला हेडिंग लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होती है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई देखो, हमने आपसे कहा कि दो इवेंट हो रहे हैं, दो इवेंट। अच्छा, आज की क्लास में एक चीज और समझिएगा, अगर मैं कहीं दो इवेंट लिख दूं ए एंड बी, है ना, जैसे मैंने कहीं पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो पता है इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देंगे, ए के साथ बी लिख देंगे, तो समझ जाना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आज की क्लास में आपको 11th क्लास में भी पता है और आज भी बता रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई मल्टीप्लीकेशन, ठीक, मतलब एंड है ना। ये जो इंटरसेक्शन होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप एंड बोल सकते हो। और यूनियन का मतलब क्या होता है हमारे पास, प्लस करना होता है, या फिर आप इसको और बोल, मतलब और आए तो यूनियन, एंड आए तो इंटरसेक्शन, एंड आए मतलब इंटरसेक्शन आए तो मल्टीप्लाई, और यूनियन आए तो ये सब एक ही चीज है ना, यूनियन आए तो प्लस। ये सब बातें आपको पता है, बताइए जो बच्चे ऑनलाइन है, ये सब बातें आपको पता है ना, बेसिक्स है। अब आइए देखिए, अगर आप देखें तो आप मुझे देखो भाई, सीधी सी बात है, मान लीजिए कि दो इवेंट होने, पहले ई होना है फिर एफ होना है, या छोड़ो ऑर्डर छोड़ो आप, दो इवेंट होने, ई नाम का इवेंट भी होना है, एंड का मतलब एज वेल एज एफ नाम का इवेंट भी होना है, दोनों ही अगर होने हैं, तो अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ अगर आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो दो इवेंट होने, तो या तो ऐसा हो सकता है कि, ध्यान सुनिएगा, या तो ऐसा हो सकता है कि यस, या तो ऐसा हो सकता है ई इवेंट हो चुका, समझ रहे हो बात को, ई इवेंट हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड का मतलब एज वेल एज, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। सुन लो ध्यान से भाई, अरे सुनो ध्यान से, देखो ई भी होना है, ई भी होना है और एफ भी होना है, तो भाई दोनों में से पहले तो कोई हो चुका होगा, ई इवेंट भी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना है, मुझे मान लो मुझे नाश्ता करना है, पहले मैं पहले नाश्ता करूंगा, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा घूमने के लिए, है ना। तो दोनों काम मुझे करने हैं, पहले मैं नाश्ता करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं घूमने के लिए निकल जाऊंगा, तो भाई दोनों काम करने हैं ना मुझे, ऐसे समझो आप। मतलब क्या, कि अगर दोनों काम आपको करने हैं, अगर दोनों इवेंट होने हैं, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एज वेल एज अभी हमें एक और काम करना है, दूसरा इवेंट भी तो करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी तो निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब आप समझ गए। देखो ये लिखा आपने सही कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ भी होना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपने सही किया है, लेकिन आप ये समझो ना, ई हो चुका, बोलो हाँ, ई अगर हो चुका तो हम इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ और ई हो चुका, बोलो हाँ, बोलो हाँ, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, बोलिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब बच्चे ने कहा सर ऐसे भी तो हो सकता है, या तो ऐसे होगा, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और बच्चे ने कहा देखो सर ऐसा भी तो हो सकता है। देखो अभी हम यहां क्या मान के चले, यहां पे हम लोग क्या अज्यूम करके चले बताइए, यहां पे हम लोग ये अज्यूम करके चले कि पहले कौन सा इवेंट हुआ है, ई हो चुका। ऐसा भी तो हो सकता था ना, इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स, भाई क्या पता एफ पहले हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता एफ पहले हो गया, मतलब पहले मैं टहलने चला गया था, नाश्ता मैं बाद में करूंगा, पहले मैं कहीं बाहर टहलने चला गया था, नाश्ता मैं बाद में करूंगा, ब्रेकफास्ट बाद में करूंगा ना। तो क्या पता ऐसा हो गया हो कि हमारे पास, ध्यान से चेक करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम लोग पहले लिखें, यानी कि एफ हो चुका, एफ इवेंट हो चुका, अब ई को भी तो होना है, लेकिन ई को होना है तो आप यहां पी ऑफ ई नहीं लिखोगे, ओनली पी ऑफ ई नहीं लिखोगे, आप साथ में पूरी इंफॉर्मेशन लिखोगे, आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ हो चुका, बोलो हाँ, आया। मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, फील करो, या तो ऐसा या तो ऐसा, मतलब अगर दो इवेंट होने हैं तो एक इवेंट हो चुका इनटू दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ई हो चुका, या फिर किसी, मान लो एफ पहले हो चुका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू अब दूसरे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी लेकिन एफ हो चुका, समझ में आई बात। तो यही क्या है मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, बस सिंपल, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, देखिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, समझिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये भी क्वेश्चन वही है और ये भी क्वेश्चन वही है, सिर्फ इतना अंतर है, क्वेश्चन पढ़िए जरा। उसने बोला एन अन यू आर एन अन का मतलब कोई बैग है हमारे पास इस तरीके से, मतलब अन का मतलब बोरा होता है, बोरा है ना, बोरा जो होता है ये से, है ना, बोरा का मतलब बैग है ना ठीक है ना, वो कपड़े का बोरा होता है ना वो। अब देखो ये अन है हमारे पास, अब इसमें उन्होंने हमसे क्या बोला, 5 ब्लैक बॉल है, ध्यान से सुनिएगा, 5 क्या है, ब्लैक बॉल है, एंड का मतलब एज वेल एज 6 रेड बॉल है, सही है, 5 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है ना। अब सुनो, देखो इन्होंने कहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन
विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें अंडरलाइन करिए जरा, दो बॉल को निकाला आपने विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझे ना, आपने कोई एक बॉल निकाली पहले अंदर से, मान लीजिए अंदर से कोई एक बॉल निकाली, फिर दूसरी बॉल निकाली, तो आपने जब पहली बॉल निकाली थी तो वापस नहीं रखा। ध्यान से सुनो, फिर से मैं तुमसे सवाल करता हूं, जो बच्चे ऑनलाइन है जवाब दीजिएगा। मुझे पहले ये बताइए इसमें टोटल कितनी बॉल है, काउंट करके बताना जरा, टोटल कितनी बॉल है बताना जरा जल्दी से। 11 है, वेरी गुड। तो अभी 6 + 5 11, भाई 5 ब्लैक है, 6 रेड है, 11 है टोटल। ठीक, टोटल कितनी? 11 है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई मैंने एक बॉल निकाल ली बाहर, अब कौन सी है हमें नहीं पता, कोई भी बॉल हो, चाहे रेड आई हो मेरे हाथ में, चाहे ब्लैक बॉल आई हो, कोई भी एक बॉल अगर निकल गई तो बताओ कितनी बॉल बचेंगी, ये बता दो। मतलब एक बॉल मैंने निकाल दिया, वापस नहीं रखा, तो वापस अगर नहीं रखा का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बॉल तुमने निकाल ली और वापस नहीं रखी, तो भाई एक बॉल उसमें से कम हो जाएगी। अब समझे ना? तो अब इसमें कितनी बची होंगी? 10 बची होंगी। अब हमारे हाथ में कोई भी आई हो, चाहे एक ब्लॉक, चाहे फर्स्ट बॉल जो निकाली हमने, चाहे ब्लैक हो चाहे रेड हो, अब बचेंगी 10। मतलब पहले मैं एक निकालूंगा, फिर रखूंगा नहीं, और फिर मैं दूसरी निकालूंगा, ऐसे है ना। लेकिन यहां पे देखो जरा, कह रहा है अनकंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अगर आप देखें तो उसने हमसे क्या बोला है? विद रिप्लेसमेंट बोला है। मतलब उसने हमसे बोला कि भैया देखो, एक बॉल निकालोगे तो वापस रख देना, अगर एक बॉल निकालोगे तो वापस रख देना, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, एक बॉल निकाली और वापस रख दी, समझ गए ना। अब इस पे बात करते हैं, रुक जाओ। मतलब एक बॉल निकाली तो इसमें वापस रख दी वही बॉल, फिर दूसरी निकाली, तो जब पहली निकाली तब भी निकालने से पहले 11 बॉल थी, 5 + 6 11। दूसरी निकालने से पहले पहली वाली वापस हमने डाल दी अंदर, वापस रिप्लेस कर दी, तो अभी भी दूसरी निकालने पर भी हमारे पास टोटल बॉल 11 ही तो रहेंगी। आया? बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो। यहां पर जब तुम फर्स्ट निकाल रहे थे तो टोटल बॉल 11 थी, लेकिन सेकंड बॉल निकाल रहे थे टोटल 10, बिकॉज एक निकाल चुके हो। लेकिन यहां पर क्या है, पहली निकाली वापस उसको रख दिया, तो दूसरी जब निकालोगे तब भी तो 11 ही रहेंगी, बिकॉज जिसको निकाला था उसको रख दिया अंदर। ये चीज है ना। अब पहले आप इस पे थोड़ा सा विचार करिए, इस क्वेश्चन पे। देखिए, उसने हमसे कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, है ना। मतलब समझो, एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है ना। मतलब वो हमसे यही तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई पहली बॉल क्या हो जाए? ब्लैक, एंड का मतलब एंड सेकंड बॉल रेड हो जाए। BR का मतलब, एंड मैंने लिखा नहीं, आप समझ जाना, पहली बॉल ब्लैक और दूसरी रेड हो जाए। ठीक, तो अब आप क्या करोगे बताओ? पहली बॉल ब्लैक हो जाए, यानी कि आप यही तो करोगे, ध्यान सुनो, आप यही तो करोगे सर, जो पहली बॉल हो जाए वो ब्लैक हो जाए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। चलो, इसमें से पहली बॉल निकालो, फर्स्ट बॉल निकालो, बोलो बोलो, फर्स्ट बॉल निकालो। ठीक, तो फर्स्ट बॉल निकाली अगर आपने, तो बताओ फर्स्ट बॉल कैसी होनी चाहिए? ब्लैक। बोलो, भाई कह रहा है ना कि फाइंड द, क्या चांसेस हैं कि पहली बॉल ब्लैक हो जाए? भाई हमें दो बॉल निकालनी कॉन्सेक्यूटिव वे में, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, रखना नहीं, एक निकालो फिर दूसरी निकालो। पहली निकाली थी, वापस नहीं रखना है, तो पहली हमने निकाली वो ब्लैक हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहली बॉल ब्लैक हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो जवाब है ब्लैक के लिए टोटल कितने? 5 है, 5 ब्लैक, 5 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, टोटल कितनी है? 6 + 5 11। आया? बोलो, ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हमने, मतलब फर्स्ट बॉल हमारी ब्लैक हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी आई। बताओ, एंड का मतलब एज वेल एज, भाई मल्टीप्लाई करोगे। अब दूसरी बॉल जब निकालोगे, तो दूसरी बॉल जब निकालोगे तो दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए? सेकंड बॉल बिंग रेड। क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। सेकंड रेड हो जाए, तो भाई सेकंड अगर रेड हो जाए तो रेड कितनी है हमारे पास? 6 है ना, रेड 6 है। और नीचे हम लोग क्या रखेंगे? नीचे टोटल कितनी बॉल्स थी, नहीं समझा भाई? पहली बॉल अगर निकल गई मान लो ब्लैक, तो 6 + 4 10 बचेगी ना अंदर। तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड तो 6 है, क्योंकि ब्लैक निकल चुके हैं, ऐसा तुम सोच के चल रहे हो, तो ब्लैक 4 ही तो बची होंगी, ऐसे सोचो ना। तो अब टोटल बॉल कितनी होंगी? मान लो सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, रेड आने की 6/6 + 4 10। आया? बताओ, आया? बताओ। अब आप मुझे बस ये बताओ यहां पर कि जब हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली 6/10 जो कि आया, नीचे 10 क्यों कर दिया? क्योंकि एक बॉल कम हो गई थी, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पहली वाली बॉल पे डिपेंड कर रही कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही, क्योंकि पहली बॉल जब हमने निकाल लिया, पहली बॉल जब हमने निकाल लिया तो रखा नहीं। लेकिन अभी यहां पे देखो जरा, उसने बोला विद रिप्लेसमेंट। अगर सेम क्वेश्चन होता और बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, है ना। तो आप यहां पे कैसे करते हैं? सुनो, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही निकालते हैं, ब्लैक के फेवर में है कितनी? 5, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी? 5 + 6 11, और इनटू जब आप रेड की निकालते कि सेकंड बॉल रेड हो जाए, तो रेड के फेवर में टोटल कितनी है? 6, और टोटल बॉल कितनी है? 6 + 5 11 अभी भी हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। मतलब आप समझो जरा ध्यान से,
आप समझो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान सुनिएगा, बी इंटरसेक्शन आर, मतलब बी एंड आर। तो ये किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। मतलब यहां पर सेकंड केस में ये हुआ कि जब आपने दूसरी बॉल निकाली तो ये फर्स्ट वाली बॉल के निकालने ना निकालने पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वापस से बॉल उतनी हो गई, वापस से बॉल आपने डाल दिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब आप सेकंड बॉल निकाल रहे हो तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि पहली बॉल आपने निकाली थी वो रखी कि नहीं रखी, मतलब नहीं रखी तो टोटल चेंज हो जाएगा ना यहां पर। मतलब सेकंड वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पहले वाले पे। पहले वाला अगर आपने नहीं रखा है तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी ये नहीं होगी 6/11, ना 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 ना, 6/10 हो जाएगी। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं भाई, ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपने बी एंड, मतलब फर्स्ट बॉल आपकी क्या हो जाए, फर्स्ट बॉल आपकी क्या हो जाए, फर्स्ट बॉल आपकी क्या हो जाए, फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक हो जाए एंड सेकंड बॉल रेड हो जाए। तो ये आपने ऐसे ही तो निकाला कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इनटू, ध्यान सुनिएगा, इनटू सेकंड बॉल आपकी रेड हो जाए, गिवन दैट ब्लैक बॉल आ चुकी। बोलो हाँ, ये हो चुका, कंफर्म है, ये हो चुका। ठीक है, तो ये समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये बेस्ट तरीका है समझाने का, मैंने आपको बता दिया है। मतलब सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपने इधर इधर जो सवाल पढ़ा, ये बता रहा है किसको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। ध्यान सुनिएगा, अभी क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा, सुन लो। इसमें ऐसा कोई नहीं कि कोई रूल मैं आपको बता दूं आप आराम से कर लेना, सवाल अभी करोगे तो और क्लियर होगा, है ना। ये बता रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, मतलब ब्लैक बॉल का आना और रेड बॉल का आना इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना है नहीं। समझ रहे हो क्यों, ठीक है, बिकॉज ब्लैक बॉल तुमने निकाल ली तो रख भी तो दी, तो रेड मतलब टोटल उतनी रहेगी, मैं ये कहना चाहता हूं। दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी ये रही, क्या, ध्यान से फिर से सुनिएगा, कि अगर आपके पास कोई दो इवेंट है, ई एंड एफ, दोनों को अगर होना है, ठीक है ना, और ई और एफ इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब सर ये देखिए यहां पर आइए, इंडिपेंडेंट इवेंट में सुनो, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स हो सकते हैं, टू इवेंट लेट अस से ई, टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, F are independent if P of E intersection F is equals to P of E into P of F। बस ये याद रखना आपको, समझे। मतलब अगर वो हमें क्वेश्चन देगा कि दो इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं, चेक करो, तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो ई और एफ क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दोनों क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे या नॉट इंडिपेंडेंट होंगे। अब यहां पर आइए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या, ये मैंने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया, बस ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, और ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। बस अब आइए क्वेश्चन करिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे कि, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। मान लीजिए कि ये ऑरेंज का बॉक्स है इस तरीके से ना, इसमें बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। देखिए भाई होता है ना, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, मान लीजिए ऑरेंजेस हमें इंडिया से बाहर भेजने हैं ना, एक्सपोर्ट करना है, तो जो बंदा वहां पर एक होगा इंस्पेक्शन करने के लिए, वो क्या करेगा, कॉन्सेक्यूटिवली लगातार एक के बाद एक 3 संतरे यानी कि 3 ऑरेंजेस निकाल के देखेगा। अगर एक भी ऑरेंज खराब हो गया तो वो कहेगा भैया ये वाला बॉक्स हटा दो, ये नहीं ले जाएंगे, खराब है इसमें, है ना। पढ़ो, कह रहा है अ बॉक्स ऑफ, भाई कुछ रूल्स होते हैं ना, कोई अगर आपका माल ले जाएगा यहां से तो कुछ रूल्स होते होंगे ना, ऐसे तो ले नहीं जाएगा, तो रूल यहां पे ये बनाया गया है, पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है कि अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड। अब देखो रैंडमली सिलेक्टेड बोल दिया मतलब फेयर वाला केस है, कौन सा केस है, रैंडमली का मतलब फेयर वाला केस है ना। एक के बाद एक 3 संतरे लगातार उन्हें निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकालेगा तो रखेगा नहीं, ठीक। ये देखो ये निकाला उसने, नहीं रखेगा वापस। उसके बाद इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, है ना, मान लो एक निकाला रखेगा नहीं, अगर ये भी गुड आ गया, जी का मतलब गुड, दूसरा निकाला वो भी गुड आ गया, और तीसरा निकाला वो भी ऑरेंज, ये ऑरेंज है, ऑरेंज बना रहा हूं ऐसा करके ना, अगर ये भी गुड आ गया,
ये ऑरेंज, ये तीनों अगर गुड आ गए तो वो ले जाएगा। पढ़ो, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो ये बॉक्स बिक जाएगा, सेल के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है ना, कह रहा अदरवाइज इट विल रिजेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच, तो अब एक बॉक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, देखते हैं, ये तो कंडीशन थी कि तीनों सही हो जाएंगे तो वो ले जाएगा। अब सुनो ध्यान से, एक बॉक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है और इस बॉक्स में उन्होंने हमसे क्या बोला है, इस बॉक्स में टोटल कितने 15 है ना, टोटल कितने हमारे पास ऑरेंजेस 15 है, और 15 में से हमारे पास गुड कितने हैं 12 है ना, 12 आर गुड। सो गुड कितने अच्छे, कितने गुड कितने 12, और बैड कितने हमारे पास 3। ठीक है, बैड कितने हमारे पास 3। ठीक है, अब सुनिए सुनिए, कह रहा है कि हाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब समझो एक बॉक्स है जिसमें टोटल 15 है हमारे पास, तो इस पे भी यही रूल लगेगा कि इसमें से 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, और तीनों ही अगर गुड हो गए, ये भी गुड हो गया, ये भी गुड हो गया, ये भी गुड हो गया, अगर तीनों गुड हो गए है ना तो अप्रूव करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो क्या चांस है, क्या चांस है, क्या चांस है कि ये वाला बॉक्स जिसमें टोटल 15 है, 12 इसमें गुड है, 3 बैड है, क्या भाई चेक करो ना, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो क्या चांसेस हैं कि ये सेल के लिए जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल इज गिवन बाय, भाई ये वाला बॉक्स हमारा सेल के लिए चला जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ध्यान से सुनिए कि हमारा फर्स्ट वाला भी क्या हो जाए गुड, बोलो हाँ, फर्स्ट वाला भी क्या हो जाए गुड, एंड का मतलब एज वेल एज सेकंड वाला भी गुड और थर्ड वाला भी गुड हो जाए, बोलो ये हो जाएगा। मतलब सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इवेंट भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए ना, ये देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ध्यान सुनिएगा, पहला वाला गुड हो जाए एंड दूसरा वाला भी गुड हो जाए एंड तीसरा वाला भी गुड हो जाए, और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है ना, तो सुनो, पहला वाला गुड हो जाए तो गुड के फेवर में कितने बताना जरा जल्दी से, मैं डायग्राम बना देता हूं, मैं डायग्राम बना देता हूं तो ईजी रहेगा, मैं डायग्राम बना देता हूं तो ईजी रहेगा, है ना, रुक जाओ, देखो पहला वाला गुड हो जाए, है ना, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो देखो, पहला वाला गुड हो जाए, ये बताओ आप, ये पहला वाला निकाला, फिर यहां से भी दूसरा वाला निकालेंगे, रुक जाओ, और ये तीसरा वाला, ठीक है, अब बताओ पहला वाला गुड हो जाए, इसके क्या चांसेस हैं, तो भाई गुड के फेवर में है कितने 12, बोलो हाँ, ये बता रहा है कि पहला वाला गुड हो जाए, ये बता रहा है कि सेकंड वाला गुड हो जाए, और ये बता रहा है कि थर्ड वाला गुड हो जाए, है ना, तो पहला वाला गुड हो जाए तो गुड के फेवर में कितने 12 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास 15, बोलो हाँ, बोलो मल्टीप्लिकेशन। अब सुनो, अब ये बताओ, एक तो चला गया है ना, एक हमारे पास चला गया, और जो चला गया वो गुड वाला है, हम सोच के चल रहे हैं क्योंकि हमें सेल करनी है, तो इसका मतलब गुड वाले कितने बचे अब 11, और टोटल कितने बचे 11 प्लस 3 14, बोलो हाँ, तो सेकंड वाला भी गुड आ जाए। अब देखो हमने सेकंड वाला निकाला यहां से, ठीक, अब हमने यहां से क्या निकाला सेकंड वाला, तो सेकंड वाला भी गुड हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी देखो जरा, तो गुड के फेवर में कितने 11, भाई 11 गुड है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 14, ठीक, अब फिर से अगर एक निकाल लिया और अगर वो गुड हुआ तो अब गुड कितने बचेंगे आपके पास 11 माइनस 1 10, और टोटल कितने बचेंगे 10 प्लस 3 13, टोटल कितने हो जाएंगे 10 प्लस 3 13, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड अगर आप देखोगे तो हमारे पास अब कितने हो जाएंगे भाई 10 हो जाएंगे फेवर में गुड के, डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा 13, बोलो हाँ। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 91, सॉल्व तो कर लोगे ना, ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे ना, अरे विद ओ आई एम वेरी सॉरी, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, ठीक तो है, ठीक तो है, अरे भैया विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब बताया था, बताना जरा, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है वापस से डाल देंगे निकालने के बाद, अरे विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है वापस से डाल देना, और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकाल लिया और नहीं डाला, ये देखो लिखा तो है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, निकाल लिया और वापस नहीं डाला, आया कि नहीं आया बताना जरा, तो भाई जब पहला आपने निकाल लिया यहां से, ये फर्स्ट वाला आपने निकाल लिया, ठीक है ना, तो वापस नहीं डाला, और फर्स्ट वाला जो निकाला है उसको आपने गुड माना है कि वो गुड हमारे हाथ में आया होगा, तो गुड वाला एक कम हो जाएगा यहां पर,
11 बचेंगे जब सेकंड वाला निकालने के लिए तैयार होगा तो गुड वाला 11 बचेगा, 11 + 3 टोटल हो जाएगा 14। तो अब सेकंड वाला जब निकालोगे तो गुड वाले कितने 11 है और टोटल कितने 14 है। फिर मान लो सेकंड वाला भी हमारे हाथ में गुड आ गया, मान लो, क्योंकि तुम सेल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो तुम ये मान के चलो कि सेकंड वाला भी हमारे हाथ में गुड आया, तो गुड चला गया। जब थर्ड वाले का चांस आएगा तो बॉक्स में 10 गुड बचे होंगे जिस हिसाब से तुम सोच रहे हो, और टोटल 13 बचे होंगे। आया, बताओ, समझे ना? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकाला पर वापस डाला नहीं, है ना? ठीक, तो ये जो आपने किया है दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन द प्रोबेबिलिटी। बात समझो, ये जो आपने जाने अनजाने में जो आप ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जो सोच के चल रहे हो, ये कुछ नहीं है, दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। यही तो किया है। बाकी क्वेश्चन करते करते आएगा, परेशान मत होइए, ठीक है? बाकी क्वेश्चन करते करते आएगा, परेशान मत होइए। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, देखो इसी को समझने का ये तरीका है। इसी को आप ऐसे समझ सकते थे कि मान लीजिए 3 इवेंट्स हैं आपके पास ABC, है ना? देखिए, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई आपके पास 3 इवेंट्स हैं A, B और C, मतलब पहला संतरा निकाला, दूसरा और तीसरा, है ना? मतलब गुड निकालने का, गुड निकालने का, गुड निकालने के 3 इवेंट है कि ये भी गुड हो, ये भी गुड हो, ये भी गुड, है ना? तो बताओ अगर हम आपसे पूछते प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B एंड C, मतलब तीनों हो जाए, A के बाद B हो जाए, B के बाद C हो जाए, तो आप ऐसे ही तो बोलते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू, ध्यान सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब आप निकालते, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते, तो आप यही तो बोलते कि ए हो चुका। बोलो हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू सेकंड इवेंट, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये भी किसको बता रहा है, गुड को, ये भी किसको बता रहा है, गुड को, ये इवेंट भी किसको बता रहा है, गुड ऑरेंज को, ठीक है ना? तो भाई अगर हम ऐसे लिख के दे देते कि 3 इवेंट है ABC, तो अब करते तो आप ऐसे ही ना, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते, ए हो चुका, एंड अब ध्यान सुनिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी निकालते, गिवन दैट ए एंड बी हो चुका। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ए और बी हो चुका, यही तो होता, ए एंड बी हो चुका, सही है? ठीक, तो वही तो किया आपने, वही तो किया है। ये क्या है बताओ, ये जो 12/30 15 आया है सबसे पहले, ये क्या है बताओ, ये क्या है? पहला गुड आ चुका, एंड अब सुनो, जब ए हो चुका मतलब फर्स्ट वाला इवेंट हो चुका, तो फर्स्ट वाला हो चुका, तो सेकंड वाला होने के लिए, हो चुका का मतलब है कि यहां से एक निकल गया और रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अब बताओ सेकंड वाला इवेंट यानी कि सेकंड वाला भी गुड हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कंडीशनली तो हो गई यार, है ना? समझे ना? कर लोगे? अब हो जाएगा कितना 11, क्योंकि 11 गुड बचे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 14। अब ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो यही चीज तो निकाली आपने यहां पर, ये जो निकाला है आपने, ये इसी बात को तो दिमाग में रखते हुए निकाला है ना कि ए भी हो गया, बी भी हो गया। तभी तो हमने टोटल अब ये सोचा कि जब हम थर्ड वाला निकाल रहे हैं तो यहां 10 बचे हुए हैं गुड वाले, और टोटल हमारे पास कितने 13, ये लीजिए, वही तो है, ठीक है? तो किया आपने वही है, क्या किया आपने वही है, क्या मतलब अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, लो देखो, सपोज G1, G2 और G3 3 इवेंट्स हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 1 मतलब फर्स्ट वाला, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट निकालते तो ये मान लेते कि फर्स्ट वाला हो चुका, G1 हो चुका, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 अगर आप निकालते तो ये मान लेते कि G1 और G2 हो चुका। यही तो करते, ऐसे लिख लेते, और क्या होता, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। समझे? आया? आगे बढ़े, जल्दी से बताइए, कर लोगे? आगे बढ़े। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर, ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में उसने हमसे बोला कॉइन, अ फेयर कॉइन, यहां तो उसने फेयर लिख दिया, लेकिन अनबायस्ड का मतलब भी फेयर होता है। लिख लो भाई, अनबायस्ड का मतलब भी क्या होता है? फेयर। बायस का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब होता है किसी एक की तरफ हो जाना, है ना? मतलब चीटिंग जब होती है तो हम बोलते हैं तुम तो उसकी तरफ बायस्ड हो गए, तुम क्या ही, तुम ईमानदारी से काम, जैसे कोई अंपायर है, अंपायर है क्रिकेट में, वो किसी टीम की तरफ बायस्ड हो गया तो वो बेईमानी कर रहा है, यानी कि वो अनफेयर हो गया। लेकिन अनबायस्ड है, अनबायस्ड का मतलब है ना इसकी तरफ है ना उसकी तरफ, जो सही है वो सही है ना? ठीक, तो अनबायस का मतलब भी फेयर होता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो उसने हमसे फेयर वाला केस दोनों ही दिए हुए हैं, तो टेंशन है नहीं कोई भी। अब देखिए जरा, एक तो कॉइन है, एक तो कॉइन है, मान लो ये कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सही बात है। और क्या है? एंड अ डाई, डाई भी है, डाई भी फेयर है, तो ये डाई है मान लीजिए इस तरीके से। तो डाई को अगर आप टॉस करोगे या थ्रो करोगे तो डाई के रेफरेंस में क्या क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। बात समझ में आई? अब सुनो, अब देखो सैंपल स्पेस अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ भाई। मान लो कि कॉइन पे हेड आया,
तो कॉइन पे हेड आया, कॉइन के बाद आपको क्या टॉस करना है, पढ़ो, कॉइन एंड मतलब कॉइन के बाद आपको डाई भी टॉस करना है। तो भाई हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, बताओ। हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 1 सेकेंड, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, और हेड के साथ 5 आ सकता है, और हेड के साथ हमारे पास 6 आ सकता है। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ, कॉमा लगा के। अब क्या पता टेल आ गया हो कॉइन पे, कॉइन पे टेल आ गया हो, तो अगर कॉइन पे टेल आया तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, और टेल के साथ 6 आ सकता है। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल 12, चेक कर लो, ठीक है। नाउ अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, पढ़िए जरा ध्यान से। उन्होंने हमसे बोला है ए बी एन इवेंट, है ना, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, है ना, कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। कॉइन पे अगर हेड आ जाए तो ए इवेंट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, बताना जरा। ए इवेंट हमारे पास क्या है, उसने हमसे बोला भैया ए क्या है, ए क्या है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो ए में पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, H1 H2 H3, भाई ये हेड वाले सारे आ जाएंगे इसमें, समझे ना, बताओ कर लोगे, यही तो आएंगे ना, टेल वाले थोड़ी ना आएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये सभी आउटकम्स इवेंट ई में आ जाएंगे, सॉरी ई कह रहा हूं, ए में आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद इन्होंने हमसे बोला है क्या, बी कैसा इवेंट है, बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, मतलब डाई पे 3 आना चाहिए। तो बी एक इवेंट है जिसमें डाई पे 3 आना चाहिए, हेड और टेल से मतलब नहीं है। तो डाई पे 3 आ जाए तो हेड के साथ भी 3 आ सकता है, टेल के साथ भी 3 आ सकता है, मतलब ये दोनों आउटकम्स इसमें आ जाएंगे। क्या कि क्या पता हेड आया हो, हेड के साथ डाई पे 3 आ गया हो, और क्या पता कॉइन पे टेल आया हो और टेल के साथ डाई पे 3 आ गया हो, बोलिए, ठीक। नाउ अब देखिए, अब उन्होंने हमसे पूछा क्या, कह रहे चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट तब होंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ P of A intersection B is equals to probability of A into probability of B हो जाए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, सही बात है। तो एक बार क्या करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालो, अभी तो पढ़ाया था, ठीक, अभी तो पढ़ाया था, ठीक। तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे उससे पहले आप एक काम करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है बताइए जरा। अगर आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले आप सेट बना लो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन है H3 ये ए और बी में एक ही चीज कॉमन है S3। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। और अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसको 2 काउंट मत कर लेना, एक ही आउटकम है ये, है ना, हेड के साथ 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास, बताइए, 1 हो गया, ठीक। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। और आप मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हमारे पास, 1 2, टोटल 2 आउटकम्स है ना, ठीक है। नाउ अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, यस अब हम लोग एक बात बताना जरा मुझे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालें, इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो फेयर केसेस है तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, बताना जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एक ही एलिमेंट है 1, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 12, करेक्ट, 12। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब P ऑफ ए निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना, ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 6 है, ए में 6 है, ठीक। तो ए में कितने हैं, 6 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस 12, 6/12 कितना हो जाएगा, 1/2, काटोगे तो 1/2। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है हमारे पास, 2 है,
ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं 12, तो यहां से हो जाएगा 12, यहां से हो जाएगा 1/6। अब नेक्स्ट देखिए जरा, ठीक है, बस अब इक्वेशन ही क्या बनाना, हाँ चलो बना लेते हैं। अगर हम P ऑफ A इंटू P ऑफ B बनाए कितना आएगा बताओ, P ऑफ A कितना है 1/2 और P ऑफ B कितना है 1/6, 1 इंटू 1 1 6 2 12, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी 1/12 आ गया, P ऑफ A इंटू P ऑफ B भी 1/12 आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हेंस ओहो, हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरे हेंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बस हो गया, बताइए हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलता है अ डाई, एक डाई है ना, अब डाई के 6 फेसेस होते हैं, तो 3 फेस पे तो रेड कलर से R1 R2 R3 मतलब 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो देखो जरा सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, R1 मतलब रेड कलर से 1 लिखा हुआ है, फिर रेड कलर से 2 लिखा है, फिर रेड कलर से 3 लिखा हुआ है, या रेड फेसेस होंगे, पढ़ लो डाई मार्क 1 2 3 इन रेड, मतलब समझ रहे हो ना, रेड कलर से 1 2 3 लिखा हुआ है, एंड 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन कलर से टोटल 6 फेसेस हैं, 3 फेसेस पे R1 R2 R3 रेड कलर से लिखा है, और 3 रिमेनिंग फेसेस पे ग्रीन कलर से 1, ग्रीन कलर से 2 और ग्रीन कलर से 3 हमारे पास लिखा हुआ। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, है ना, ए कोई इवेंट है जिसमें नंबर क्या है, इवन है, तो ए इज इक्वल्स टू, उसने बोला नंबर इज इवन, नंबर क्या है, इवन है, तो अगर नंबर इवन है, अब बताओ इवन, अब कलर से लेना देना नहीं, नंबर इवन कौन कौन सा हो सकता है, 2 और 2, बस, नहीं कुछ मैंने गलती कर दी ना, ग्रीन कलर से 4 5 6 लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से क्या लिखा है 4 5 6 लिखा हुआ है ना, 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो इवन कौन कौन सा है, आर्ट मतलब रेड कलर से 2 लिखा हो तो इवन है, ग्रीन कलर से 4 लिखा हो तब भी इवन है, और ग्रीन कलर से 6 लिखा हो तब भी इवन है, तो आपका ए में क्या क्या आ जाएगा, R2 G4 G6, बोलिए हाँ, बताओ इवेंट ए बनाना आया, इवेंट ए बनाना आया, और इवेंट बी क्या है हमारे पास, इवेंट बी क्या है, पढ़ना जरा, कह रहा बी विद द इवेंट द नंबर इज रेड, नंबर बस क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, पढ़ो 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 पढ़ो, नंबर क्या होना चाहिए, नंबर रेड होना चाहिए बस, है ना, नंबर इज रेड। अब बस कलर से लेना देना है आपको, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेड वाले तीनों आ जाएंगे हमारे पास, R1 मतलब रेड कलर से 1 2 3 जो लिखा है वो हमें लेना है, ठीक। नाउ अब देखिए उन्होंने हमसे बोला कि R A एंड B इंडिपेंडेंट, बस वही सारी चीजें, क्या निकालिए, A इंटरसेक्शन B निकालिए, तो A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन क्या है, A और B में कॉमन क्या है, R2 R2, बस एक ही एलिमेंट है, मतलब रेड कलर से जो 2 लिखा हुआ है बस वो, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B कितना आ गया, एक ही एलिमेंट 1, ठीक। इसके बाद अब उन्होंने हमसे बोला है, हाँ ठीक है बस निकाल लो, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, है ना 3, और सैंपल स्पेस में कितने 1 2 3 4 5 6, तो आ गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6, तो ये भी आ जाएगा कितना 1/2, ठीक। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, हाँ गड़बड़ कर दी हमने, देखिए नंबर ऑफ, अच्छा ठीक तो है, ठीक तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 ही तो है, ठीक है 1/2 1/2, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, हम लोग निकाल लेंगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 1/6 है। अब हम लोग लिखेंगे सिंस, देखो हम निकालेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, है ना, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन समझिए ना, नॉट इक्वल आएगा, चेक करो पी ऑफ ए कितना है 1/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि ये हो जाएगा 1/4 और वो हो जाएगा 1/6। हेंस ए एंड बी आर व्हाट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब सुनिए, देखिए जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब क्या है, समझे ना भाई, उसने हमसे पूछा था कि उसने हमसे बोला था कि दे आर इंडिपेंडेंट, आंसर इज नो, नो मींस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। या इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी, है ना। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब, सॉरी, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट, दोनों का एक दूसरे से, दोनों की प्रोबेबिलिटी का एक दूसरे से कुछ लेना देना होगा। ए एंड बी आर डिपेंडेंट, इसी बात को ऐसे, नॉट डिपेंडेंट का मतलब, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे ना। ऐसे, ठीक। नाउ अब देखिए नेक्स्ट इज, इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो, ये यहीं बता देते हैं, रुक जाओ। देखो उसने हमसे बोला गिवन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना। अब सुनो, हमसे कह रहा है कि गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए दिया हुआ है, तो गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है क्वेश्चन में लिख लो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया हुआ है, कितना है हमारे पास 1/2। फिर उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, कितना है 3/5, ठीक है। नाउ अब देखिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है, पी ऑफ बी स्मॉल पी के इक्वल दिया है, कह रहा फाइंड पी। अब देखो फाइंड पी मतलब पार्ट 1 है, हमें क्या फाइंड करना है, पी। ध्यान से सुनिएगा, फाइंड पी इफ, कंडीशन क्या है, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, मींस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये बताओ, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। अगर ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, इसका मतलब क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, नल सेट फाई। बोलो हाँ, याद आया, जिसको नहीं याद आया लिखो 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 कॉपी में। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट है। यही किसकी कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ है ही नहीं, नल सेट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई, ठीक। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 आ गया तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी कितना आ जाएगा, 0। भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो भी इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए, अब उन्होंने हमें बोला कि निकालो क्या, पी ऑफ बी। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लगा सकते हो आप यहाँ, पी ऑफ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद है, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारे पास 3/5, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह आप कितना रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, 3/5 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रखोगे 1/2, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रखोगे, कहां गया, पी दिया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना लेना है, पी, तो इसकी जगह आप क्या लोगे, पी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना लोगे, 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो यहां से 1/2 इधर आएगा, तो 3/5 माइनस 1/2
इज इक्वल्स टू पी माइनस 0 पी, पी की वैल्यू हो जाएगी 1/10। आया? ठीक, तो ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 को सॉल्व करिए। सेकेंड पार्ट में उसने बोला फाइंड पी इफ, कंडीशन क्या है सेकेंड केस में? उसने बोला इफ दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब इफ ए एंड बी के बारे में बात कर रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, बात समझो, देखो इज इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमारे पास, ध्यान समझिए, इसका मतलब ये है कि देखिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि देखिए कि एक तरीके से आपको ये वाला रूल यूज करने के लिए बोल दिया उसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी लिखा है ना। देखो इसका मतलब उसने हमसे बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आप यूज कर सकते हो। ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, देखिए अब अगर आप देखें तो आपको दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, उसका यूज तो करोगे ना भाई। दिया क्या क्या है क्वेश्चन में बताना जरा। पी ऑफ ए दिया 1/2, पी ऑफ ए दिया है कितना 1/2। देखो अब पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, गलती ये करोगे तुम, पी ऑफ जो तुम स्मॉल पी की वैल्यू निकाल के यहां लाए वो तुम सेकंड में नहीं रख सकते हो। ओहो सुनो ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं भाई, सेकंड केस में एक बच्चे ने बोला सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया, मैंने कहा पी दिया, बच्चे ने पी की वैल्यू 1/10 ले ली, गलत कर दिया सवाल यहीं पे गलत। क्यों? क्योंकि तुम फर्स्ट वाला केस कुछ और था, फर्स्ट वाला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड वाला इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट वाले में जो बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई है वो तो तुमने क्या मान के निकाली थी, ये तुमने क्या मान के निकाली थी भाई, जो पी ऑफ बी आपका पी था ये तुमने क्या मान के निकाला था, ये तुमने मान के निकाला था कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। अब तो केस चेंज हो गया, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब चुपचाप आपको पी ऑफ बी, ये गलती तो कर मत देना एग्जाम में, ये गलती तो कर मत देना कि आप इसको 1/10 लेके चल रहे हो, है ना, आप इसको पी लेके चलोगे अभी भी, समझे ना, ये गलती कर मत देना। अभी भी आप इसको क्या लेके चलोगे बताओ, अभी भी आप इसको क्या लेके चलोगे बताओ, पी लेके चलोगे, यानी कि गिवन दैट में बस आप इतना लेके चलेंगे बस कि पी ऑफ बी की जगह पी रखोगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखो तो पी ऑफ, और क्या दिया था भाई क्वेश्चन में, पी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है ना, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3/5 हमें दिया हुआ था, पी ऑफ ए यूनियन बी हमें कितना दिया है हमारे पास 3/5 हमें दिया हुआ है, 3/5 हमें दिया हुआ है, करेक्ट। ओके नाउ अब देखिए लगा दीजिए। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आप क्या यहां वैल्यू रख सकते हो, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इस टाइम कितना है, जितना है रख दो 1/2, तो इसकी जगह रखोगे 1/2 और इंटू पी ऑफ बी इस टाइम कितना है स्मॉल पी, यानी कि पी इंटू 1/2 p/2, यानी कि ध्यान से सुनिएगा इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके टर्म्स में आ गया है, स्मॉल पी के टर्म्स में आ गया है, समझे ना, ये चीज है भाई इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब ये जब आ गया तो हमें रूल तो पता ही अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equals to probability of A into probability of B minus probability of A intersection B, है ना। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, रखिए और आंसर निकालिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 3/5, क्वेश्चन में दिया था भाई, क्वेश्चन में दिया था ना, दोनों कंडीशन में यूज करने के लिए दिया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग गिवन था दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी जो दिया था वो हम दोनों कंडीशन में, मतलब जो जो दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू बी, दोनों कंडीशन में हम लोग सारे डेटा को यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भाई हमारे पास 1/2, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था हमारे पास पी माइनस 1 सेकेंड, क्या हम कुछ दिक्कत कर रहे हैं, हाँ ठीक तो चल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, ओहो आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है ये, है ना, ओहो यहां प्लस क्यों लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ना, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह तुम क्या रखोगे, पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे p/2, आया। अब
अगर आप देखो तो इसकी जगह आप क्या करोगे, ये वाला तो इधर चला जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू p माइनस p/2, तो p/2, और यहां से आप p खुद से सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके, तो p इज इक्वल्स टू आएगा 1/5। दिस इज द आंसर ऑफ केस 2। केस 1 में 1/10 और इसमें 1/10, इसमें आ गया हमारे पास p का वैल्यू कितना, 1/5, 1/5, और यहां कितना आ गया था, p इज इक्वल्स टू 1/10। ठीक, नाउ चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, है ना। पहला तरीका देखो जरा, मेथड 1, क्वेश्चन नंबर 9 का मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के लिए आपको डिमॉर्गन्स लॉ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, क्लास 11 नंबर 1, ये होता था हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, याद है ना। देखो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आपको करना है, सो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट इसको मिलेगा, बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सुनो, अगर ऐसा हो गया तो इनकी प्रोबेबिलिटीज भी आपस में इक्वल होती है, याद रखिएगा। मतलब अगर हम ऐसा लिख दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो भी इवेंट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू यस, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। ठीक, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो दूसरा था हमारे पास वो क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हटा के हम यूनियन लगाते थे और इस पूरे पे हम क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट कर, ऐसे करके, है ना। सही है। ओ आई एम वेरी सॉरी, ये तो वही लिख दिया मैंने, रुक जाओ, ये तो वही लिख दिया मैंने। दूसरा होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसको दोनों को कॉम्प्लीमेंट दो और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज भी इक्वल होती हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। ठीक, नाउ अब देखिए एक बात और याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको, आपने पढ़ा था कि ई कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, बोलो बोलो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस तरीके से। और अगर थोड़ी देर के लिए हम ई को क्या ले लें, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, चलो अभी करके दिखाता हूं, रुक जाओ। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए दिया, पी ऑफ बी 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8, पी, अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड पी नॉट ए, मैं लिख देता हूं, ये बताओ क्या फाइंड करना है, पी। अब देखो नॉट ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब सुन लो ध्यान से, नॉट ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक। एंड देखो आगे क्या लिखा है, नॉट बी, नॉट बी का मतलब क्या होता है, नॉट बी का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इस तरीके से। ओके, नाउ ये हमें फाइंड करना है। अब ये अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे बताओ, देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए यस, यहां से आप फाइंड कर सकते हो। मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान सुनिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ से फर्स्ट वाले से ये दिया हुआ है, तो ऐसा लिख सकते हो उसको, यही बात तो है। अब दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यही तो हो जाएगा, समझे ना भाई। ये चीज इसके इक्वल थी और फिर प्रोबेबिलिटी ले ली। और अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, लेट अगर मैं ई को क्या बोल दूं, ए यूनियन बी, नहीं ए इंटरसेक्शन बी, भाई ए इंटरसेक्शन बी भी तो एक इवेंट होगा, है ना। तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताना, ई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही है, सही है। तो आपका पी ई का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आ जाएगा, बोलो हाँ। ठीक, तो इसी बात को अब हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे जल्दी जल्दी, कि देखो हमसे ये पूछा गया है ना।
ये देखो देखो देखो, हमसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, हमने डिमॉर्गन्स लगा के यहां तक पहुंच गए, लेकिन इस चीज को क्या लिख सकते हो भाई, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हो। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बोलो आया, आराम से देख लो, आया, बताओ आया। कुछ लोग डबल ब्रैकेट से मत डरें भाई, आप इसको हटा दो ब्रैकेट, लो खुश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आपको अगर आप किसी तरीके से ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल के लेके आ जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसको यहां रख दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप निकाल सकते हैं, है ना। या आपको आप निकाल सकते हो उसको, इस चीज को आप निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, अपना अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स लगा के आप निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। अब देख लो क्या क्या दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास, बोलो 1/2, सॉरी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2, ठीक। तो ये है 1/4 और प्लस ये कितना है 1/2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1/8, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट एलसीएम आ गया भाई 8 डिवाइडेड बाय 4 करोगे ऊपर 2, 2 × 1 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 4, 4 माइनस 8 से 8 को तो 1 और आ जाएगा 2 + 4 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, तो यहां से आ जाएगा 5/8। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, समझे ना। यहां से ये निकाला, लेकिन इसको ले जाके पीछे पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 5/8 और यहां से आ जाएगा 8 × 1 8 - 5 3/8। तो यहां से आपका ये निकल के आ गया, क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो पूछा था। सो द आंसर इज 3/8। ठीक, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड है, उसको देखिए। मेथड 2, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेथड 2 देखिए, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ई एंड, अच्छा आप ए और बी से समझ लो, ई और एफ से जिससे समझना हो समझ लो। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बी आर independent events, then the followings are true, then the following are true। याद करना है, followings are also true। मतलब एग्जाम में अगर कभी भी अगर आपको एग्जाम में ये दिया हो क्या कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब अगर ये दिया हो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये अगर एग्जाम में कभी भी अगर आपको दिया हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो तुरंत आप इसके रिजल्ट्स क्या क्या निकालोगे, इसके रिजल्ट्स आप क्या क्या निकालोगे। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 रिजल्ट क्या, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब बोलो, मतलब अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालोगे ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दूसरा रिजल्ट क्या कि ई एंड ई ले लो और साथ में एफ कॉम्प्लीमेंट ले लो, सो दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी ट्रू होता है क्योंकि भाई ई कोई इवेंट है, हाँ एफ कॉम्प्लीमेंट कोई इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास तीसरा रिजल्ट कि दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट अगर ले लें, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब probability of E complement intersection F complement is equals to probability of E complement into probability of F complement भी हो जाता है। आया? फिर से सुनो ध्यान से, अगर E और F, ओहो आई एम वेरी सॉरी ए बी और यहाँ ई एफ लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो इसको E और F कर लो। अब ठीक है, अब समझे? यानी कि एग्जाम में अगर कभी भी आपको E और F दो इवेंट दिए हो जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, अगर कभी भी दिया हो तो आप ये सब भी मान के चल सकते हैं डायरेक्ट। मतलब E कॉम्प्लीमेंट एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है, E एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है, E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब ये तीनों कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। समझे? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं मेथड 2 से, देखो मेथड 2 है ना, गिवन क्या था बोलो, क्वेश्चन में गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4, ये उसी क्वेश्चन का आई थिंक नाइन्थ वाला क्वेश्चन का मेथड 2 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 1/2, और अगर आप देखें तो यहां से हम लोग क्या वेरीफाई कर सकते हैं, यहां से हम लोग अगर चाहें तो ध्यान से चेक करिए, हमने क्या निकाला, हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब हमने निकाला यानी कि 1/4 इंटू 1/2, तो ये आ गया किसके इक्वल 1/8, और अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी कितना दिया था हमें क्वेश्चन में 1/8। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये तो किसके इक्वल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। इसका मतलब दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज क्या कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A and one second, A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बोलिए A और B क्या हो गए हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, बोलिए हाँ, A और B क्या हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। ठीक, तो अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए तो ये वाला रिजल्ट यूज कर लो क्या कि इनके कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज कि इनके कॉम्प्लीमेंट यानी कि A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट are also independent events। और अगर ऐसा हो गया, ठीक, अगर ऐसा हो गया क्या कि B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट हो, ये आ गया, रुक जाओ, अगर ऐसा हो गया क्या कि A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमें निकालना था, ये किसके इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे 1 में से माइनस करके, किसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, ऐसे निकाल लीजिए, आंसर वही आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 1/4 था, और इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 1/2 था, तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस 3/4, और इनटू में 2 माइनस 2 1 1/2, 3 इंटू 1 3/4 टू 8, तो वापस से आंसर कितना आ रहा है 3/8। वैसे निकाला था मेथड 1 से तब भी 3/8 आ रहा था, ये नहीं, ये आंसर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 3/8 था, और अभी भी थ्योरेटिकल मेथड से गए तब भी वही आ रहा है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। ठीक, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं हम लोग, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए दिया पी ऑफ बी दिया है, पी, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, उसने हमसे क्या बोला, पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, नॉट ए का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से सुनना भाई, और का मतलब क्या होता है बताओ, यूनियन या इंटरसेक्शन, अभी पढ़ाया था, और का मतलब होता है यूनियन लगा दो,
ठीक, तो इसका मतलब यूनियन लगा दो। और अगर आप देखें तो नॉट बी का मतलब होता है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकाल के लेके आना है, ठीक है ना। नहीं नहीं, निकाल के नहीं लेके आना है, दिया हुआ है 1/4, तो इज इक्वल्स टू 1/4। अब उन्होंने बोला स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो इंडिपेंडेंट और नॉट के लिए तो हमें इंडिपेंडेंट और नॉट वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो ध्यान से चेक करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, यहां से हम लोग एक काम करते हैं, हमें पता है कि हम डिमॉर्गन्स लगा सकते हैं, हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग क्या कर दें, होल कॉम्प्लीमेंट कर दें, यही तो होगा। और इधर भी प्रोबेबिलिटी ले लें और इधर भी प्रोबेबिलिटी ले लें, और अभी भी दिखाया था ये चीज किसके इक्वल हो जाती है, ये हो जाती 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। अरे भाई ए इंटरसेक्शन बी एक इवेंट है ना, तो इस ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, यहां से पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट होता तो क्या होता, 1 माइनस पी ऑफ ई होता ना, तो ई की जगह क्या गया, ए इंटरसेक्शन बी, बस। आया, बताओ, आया। भाई ए इंटरसेक्शन बी भी एक इवेंट है ना, ठीक है। अब जिसको नहीं आता है तो भाई लेट कर लो ना, ए इंटरसेक्शन बी को आप ई मान लीजिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और ये दिखाई पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल, ऐसे। बहरहाल वापस आते हैं हम लोग, तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बनी। और अब आप देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1/4 है, तो इसकी जगह क्या रखोगे, 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखो तो हमें निकालना है, क्यों निकालना है अभी पता चल जाएगा। अब देखो यहां से ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1 बचेगा, और ये 1/4 उधर जाएगा तो माइनस करोगे तो यहां से आ जाएगा 3/4। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आ गया, 3/4 आ गया, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बोल लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 7/12, 7/24। तो क्लियरली इक्वेशन बनाने की क्या जरूरत है, क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है ना, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसे भी लिख सकते थे इस स्टेटमेंट को, ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, बस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग कहां करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जाइए।